नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 21वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रोनी की बात सुनने के बाद मीना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रोनी, मेरा हाथ तुम पर उठ गया, चाहो तो तुम मुझ पर भी हाथ उठा सकते हो। रोनी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मीना। मुझे खुशी है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं जो उचित और अनुचित में अंतर समझती है। मीना, मैं खुशनसीब हूं कि मुझे तुम इतना प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे रोनी? रोनी, मैं जानता हूं कि तुम हर बात सोच समझ करके ही बोलती हो, फिर ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मीना ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम एक बार घर पर मम्मी पापा से हमारे रिश्ते की बात करो और उन्हें अच्छी तरह से समझाओ। उसके बाद भी वो ना माने तो? रोनी को डर था कि कहीं मीना उससे ये ना कह दे कि उसके मम्मी पापा उससे मीना से शादी करने की परमिशन ना दें और वह तब भी उनकी बात मान ले। इसलिए उसने मीना की बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोलते हुए मीना से कहा, मीना, मैं तुम्हारी बात मान करके घर जरूर बात करूंगा और अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताऊंगा और उन्हें हमारी शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वो नहीं माने तो प्लीज मुझे उनकी बात जबरदस्ती मानने के लिए मत कहना मीना, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके बेटे का हित किसमें है। उन्हें तो बस अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो दहेज में खूब सारी दौलत लेकर के आए, फिर चाहे उनका बेटा उस लड़की के साथ खुश रहे या ना रहे। प्लीज मीना, मुझे विवश मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझसे अपने मम्मी पापा की बात मानने को कह दिया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा उनकी बात मानने के लिए। मीना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी रोनी, क्योंकि मैं अब तुम्हें अच्छी तरह से समझने लगी हूं और अब मैं भी तुम्हारी तरह कह सकती हूं कि तुम भी अनुचित निर्णय नहीं लोगे और इसलिए मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। मीना की बात सुन करके रोनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए मीना से कहा, थैंक यू सो मच मीना, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। और फिर रोनी ने मीना से आगे कहा, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। आखिर मीना ने रोनी को अपनी सहमति दे ही दी थी। अब रोनी को अपने माता पिता को मनाना था। रोनी को उम्मीद तो नहीं थी उसके मम्मी पापा उसकी और मीना की शादी के लिए तैयार होंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए एक बार अपने मम्मी पापा से बात करने का निर्णय ले लिया था और वह इस उम्मीद से मीना के घर से निकला था कि शायद उसके माता पिता उसकी और मीना की शादी के लिए मान जाएंगे। लेकिन रोनी ये नहीं जानता था कि उसके घर पर कुछ और ही तैयारी चल रही थी। रोनी के घर पर उसके पापा कोई फाइल देख रहे थे कि तभी रोनी की मां ने उनके पास आकर के कहा, आप बोल रहे थे ना कि रोनी के लिए लड़की देखो। और फिर वैशाली ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैंने एक लड़की देख ली है और वो बहुत पैसे वाले घर की है। वैशाली की बात सुन करके राकेश ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल एक तरफ रख दी और उत्सुकता पूर्वक वैशाली से पूछा, कौन है वो लड़की, जल्दी बताओ। वैशाली, आप ही सोचिए कि कौन हो सकती है वो लड़की। राकेश, अरे पहेली मत बुझाओ और जल्दी से बताओ कि वो कौन लड़की है जिसके बारे में तुमने सोच लिया, लेकिन मेरे दिमाग में वो ख्याल नहीं आया। वैशाली, वैसे जानते तो आप भी हैं उसे और पहले कई बार मिल भी चुके हैं। राकेश, मिल चुका हूं और जानता भी हूं, मगर फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। वैशाली, चलिए छोड़िए, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, मैं ही बताती हूँ। वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि मेरी सहेली रीता की बेटी टीना है। राकेश ने सुनते ही हैरानी से कहा, मेरे ख्याल में ये बात क्यों नहीं आई? अगर ये रिश्ता हो गया तब तो समझो कि हमारा नाम होगा यहाँ। और फिर राकेश ने आगे सोचते हुए वैशाली से कहा, लेकिन तुम्हें लगता है कि दिलीप इस रिश्ते के लिए तैयार होगा? वैशाली, तैयार क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। आखिर मेरे हाथ में दिलीप साहब की रानी जो है और रानी की बात टालना
दिलीप साहब के बस की बात नहीं है, आखिर घर में तो रहना ही है उन्हें। राकेश, अगर तुमने दिलीप की पत्नी को रोनी और टीना की शादी के लिए मना लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मान ही जाइए, आखिर मेरा नाम वैशाली है। और कह करके वैशाली ने अपना फोन उठाया और रीता का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद रीता की तरफ से फोन पिक हो गया और तब वैशाली ने रीता से कहा, और रीता जी कैसी हैं आप? रीता, एकदम बढ़िया, और आप बताइए। वैशाली बहुत चालाक थे, इसलिए उसे पता था कि कैसे रीता को शीशे में उतारना है और इसलिए उसने बड़ी चालाकी से रीता से कहा, आप जैसे लोगों के साथ होने से भला हमें क्या हो सकता है, और इसलिए हम भी बढ़िया हैं। रीता को कहाँ इतना समझ थी कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है। उसे तो बस वो ही लोग पसंद आते थे जो वैशाली की तरह उसकी जी हुजूरी किया करते थे, और इसलिए जब वैशाली ने उससे चाशनी में डूबे हुए शब्द कहे तो रीता खुश हो गई और उन्होंने वैशाली से कहा, मान गए आपको, किसी को खुश कैसे करना है ये तो कोई आपसे सीखे। वैशाली, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, आप तारीफ के काबिल हैं तभी तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। मैं आपके विचार मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रहे हैं रीता जी, और इसलिए मैं आपकी और आपके विचारों की शुरू से ही प्रशंसक रही हूँ, और इसलिए चाहती हूँ कि आपकी सीख मुझे किसी ना किसी माध्यम से मिलती रहे, और इसी विचार को मैंने गंभीरता से लेते हुए एक निर्णय लिया है, और उस निर्णय में मैं बस आपकी सहमति चाहती हूँ। रीता, कैसा निर्णय वैशाली जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप जरा स्पष्ट करेंगी? वैशाली ने एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए रीता से कहा, मैं चाहती हूं कि आपकी तरह विचार रखने वाली आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए, तो मेरे परिवार पर उसके विचारों का और अधिक प्रभाव पड़ेगा। वैशाली की चुपड़ी चुपड़ी बातों में रीता फंस गई और वह वैशाली की कुटिल चाल नहीं समझ पाई थी, इसलिए उन्होंने वैशाली की बात का जवाब देते हुए कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आखिर टीना और रोनी दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी होंगे। रीता अपनी बात आगे पूरी करती उससे पहले वैशाली ने रीता से कहा, इसका मतलब आपने मेरी बात का मान रख लिया, आपका दिल कितना विशाल है रीता जी। रीता, ये सब कहने की जरूरत नहीं है वैशाली जी, क्योंकि आपने मुझसे रोनी और रीता के रिश्ते की बात नहीं की होती तो ये ख्याल मेरे दिमाग में शायद आया ही नहीं होता। इसलिए जितनी खुशी आपको टीना और रोनी के रिश्ते से मिली है उतनी ही खुश मैं भी हूँ। सैफाली, अब तो सब्र नहीं हो रहा है जी, इसलिए अब जल्दी से ये बता, आपके घर बात पक्की करने कब आए हम? रीता, आप लोग क्यों तकलीफ करते हैं, हम ही आ जाएंगे। वैशाली, ये बात तो मैं आपकी नहीं मानने वाली, आएंगे तो हम लोग ही आपके घर, बस आप सभी हमारे स्वागत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर देर किस बात की है, आप सभी कल ही आ जाइए। वैशाली, जी बिल्कुल। रीता, अच्छा तो अब मैं फोन रखती हूँ, आखिर ये गुड न्यूज मुझे टीना के पापा को भी तो बतानी है। और कह करके रीता ने फोन कट कर दिया और फिर वैशाली ने राकेश की ओर देखते हुए कहा, अब तो आप मुझे मान ही गए होंगे, और अगर कुछ बाकी भी रहता है तो कल आप मुझे अच्छी तरह से मान जाएंगे। राकेश, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहते रहते काफी समझदार हो गई हो, लेकिन बस अब डर इस बात का है कि वो दिलीप कोई समस्या खड़ी ना कर दे। वैशाली, आप क्यों फिक्र करते हैं जी, मैं जानती हूँ दिलीप साहब को, वो अपनी बीबी को बहुत मानते हैं, इसलिए आप उनकी तरफ से निश्चिंत ही रहिए। राकेश, तुम उतना दिलीप को नहीं जानती हो जितना कि मैं उसे जानता हूँ, वो भले अपनी बीबी की बात मान ले लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो अनुचित हो। वैशाली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रीता की ऐसी चाबी भरी हूँ कि दिलीप साहब को टालने का सवाल ही नहीं उठता है। राकेश, अच्छा यह भी देख लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि तुम इस रिश्ते के लिए दिलीप की रजामंदी दिला पाओ। रीता, बिल्कुल मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। राकेश और वैशाली अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां रोनी भी आ गया, और जब वैशाली ने रोनी को देखा तो उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, रोनी तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो बेटा। दिलीप साहब अपने एक दोस्त से मिलने के बाद घर के लिए निकले थे
कि तभी कुछ दूर जा करके रास्ते में उनकी गाड़ी में अचानक कोई खराबी आ गई और उनका ड्राइवर गाड़ी को ठीक कराने की कोशिश कर रहा था और वो गाड़ी में अंदर बैठे हुए थे। तभी इंतफाक से श्याम अपनी गाड़ी से वहां से गुजरा और उसने दिलीप साहब को देख लिया और तब उसने दिलीप साहब की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर करके दिलीप साहब के पास जा करके कहा, सर आप यहां? दिलीप साहब, गाड़ी में अचानक कोई खराबी आ गई है। श्याम, आप हमारे साथ चलिए, आपको जहां जाना है हम आपको वहां छोड़ देंगे। दिलीप साहब, बेटा आप क्यों परेशान होते हो? गाड़ी अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी मंगा लूंगा। श्याम, हमें भला क्या परेशानी होगी सर, बल्कि हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। दिलीप साहब तब श्याम की बात को नहीं टाल सके और वह फिर श्याम के साथ उसकी गाड़ी में अपने घर के लिए निकल गए। श्याम ड्राइव कर रहा था और दिलीप साहब श्याम को ड्राइव करते हुए ध्यान से देख रहे थे और कुछ देर बाद जब श्याम ने गाड़ी दिलीप साहब के घर के सामने रोकी और तब दिलीप साहब ने श्याम से कहा, तुम ड्राइव अच्छी कर लेते हो श्याम। श्याम, थैंक यू सर। दिलीप साहब, श्याम तुमसे मैं कुछ ही महीने पहले मिला हूं और तब से ही मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। हर बार तुम में मुझे कुछ नया देखने को मिलता है और तुम मुझे और भी अधिक प्रभावित कर देते हो। श्याम, यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना हम तो स्वयं अभी आपसे काफी कुछ सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। दिलीप साहब, तुम्हें पता है श्याम, मेरी ऑफिस में कितना ही स्टाफ काम करता है, लेकिन तुम सबसे अलग हो और सच में तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है। श्याम, यह तो हमारे लिए खुशकिस्मत है सर जो आप ऐसा समझते हैं। थैंक यू सो मच सर। दिलीप साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है श्याम, तुम सच में काबिल हो, तभी मैंने तुम्हारी तारीफ की है श्याम। और फिर दिलीप साहब ने श्याम से आगे कहा, चलो अब हमारे घर, आज हमारे घर डिनर करके ही जाना है तुम्हें। श्याम, हम आपको मना तो नहीं कर सकते सर, लेकिन हमें अभी कहीं पहुंचना है, अन्यथा हम आपकी बात टालते नहीं। सॉरी सर। दिलीप साहब, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है श्याम, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करते हो, इसलिए तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और कह करके दिलीप साहब गाड़ी से उतर गए और फिर उन्होंने श्याम से कहा, थैंक यू श्याम मुझे घर छोड़ने के लिए। श्याम, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर, बल्कि थैंक्स तो हमें कहना चाहिए जो आपने हमारी गाड़ी में आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया। दिलीप साहब श्याम की बात सुन करके मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने श्याम की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो श्याम। और फिर दिलीप साहब ने श्याम से आगे कहा, अच्छा अब तुम जाओ, नहीं तो जहां पहुंचना है वहां के लिए तुम लेट हो जाओगे। और तब श्याम ने वहां से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और दिलीप साहब उसे जाते हुए देख रहे थे और उन्होंने फिर खुद से मन में कहा, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी श्याम, मुझे तुमसे अच्छा दामाद अपनी बेटी के लिए और कोई नहीं मिल सकता। और फिर दिलीप साहब वहां से अपने घर के अंदर चले गए। रोनी अपनी मां की बात मान करके पास ही रखे एक सोफे पर जा करके बैठ गया और तब उसकी मां ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है बेटा और तुम ऐसे उदास बैठे हुए हो। रोनी ने तब अपनी मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा मुझे आपसे आज कुछ जरूरी बात करनी है। वैशाली ने रोनी की बात सुनने के बाद उसकी ओर देखते हुए कहा, वो जरूरी बात भी तो बता देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है और जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम सुन करके खुश हो जाओगे, इसलिए तुम पहले मेरी बात सुन लो और फिर अपनी जरूरी बात भी बता देना। रोनी ने तब बेमन से कहा, अच्छा ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए। लेकिन वैशाली कुछ कहती उससे पहले राकेश ने बीच में बोलते हुए रोनी से कहा, बेटा तुम और टीना बचपन से एक दूसरे को जानते हो और मुझे लगता है कि तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी होगे। रोनी को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके पापा अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसने असमंजस की स्थिति में अपने पापा से कहा, हाँ लेकिन आप ये सब क्यों बोल रहे हैं पापा। तब वैशाली ने रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम और टीना एक दूसरे को साथ ठीक से निभा पाओगे। रोनी को अब संदेह होने लगा था कि उसके मम्मी पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए
उसने फिर भी अपना संदेह को दूर करने के लिए अपनी माँ से पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मम्मी, प्लीज साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। और तब वैशाली ने मुस्कुरा करके रोनी से कहा, मेरा बेटा इतना भोला है कि वो इतना भी नहीं समझा। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही बता देती हूँ। और तब वैशाली ने मुस्कुरा करके रोनी से कहा, बेटा मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी और टीना की शादी कराने का निर्णय ले लिया है। अब वैशाली ने आगे भी रोनी से कहना जारी रखा, लेकिन रोनी को आगे की बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वैशाली की कही बातों ने उसे जैसे सदमे में पहुंचा दिया था। रोनी ने फिर खुद को संभाला और फिर उसने मम्मी पापा से कहा, आप लोग मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी मुझसे पूछना उचित भी नहीं समझा। राकेश ने सब्र से काम लिया और रोनी को समझाते हुए कहा, बेटा माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं और हमने अगर तुम्हारा रिश्ता टीना से तय करने का सोचा है तो इसलिए कि हमें तुम्हारे भविष्य की फिक्र है। रोनी ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोलते हैं आप उन माता पिता में से बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें अपने बच्चों की खुशी की परवाह होती हो। रोनी आगे कुछ और कहता उससे पहले राकेश ने अपना आपा खोते हुए कहा, तुम्हें यह भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। रोनी, मैं अपने संस्कार नहीं भूला हूं, बल्कि आप पैसों के लालच में अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की आपके बेटे की खुशी किसमें है। वैशाली ने रोनी की बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहा, रोनी ये तुम क्या बके जा रहे हो? रोनी, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि वही बता रहा हूं जो सच है, और इसलिए आप मेरा फैसला सुन लीजिए, मैं टीना से शादी नहीं करूंगा। और कह करके रोनी वहां से उठ करके चला गया। रोनी को जाते हुए देख करके राकेश ने चिल्लाते हुए उससे कहा, और अब मैं भी देखता हूं कि तू टीना से कैसे शादी नहीं करता। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा बाप हूं। वैशाली ने जब राकेश को गुस्से में देखा तो उसने राकेश को समझाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम मिलकर के कोई हल निकाल लेंगे। दिलीप साहब अब अपने घर पर डिनर कर रहे थे, तभी उनके मन में चल रहा था कि वो आज रीता से श्याम और टीना की शादी के बारे में बात करेंगे, और वहीं रीता के दिमाग में चल रहा था कि वो दिलीप साहब से टीना और रोनी के रिश्ते की बात करेंगी। और इसलिए जब खाना खाने के बाद रीता और दिलीप अपने रूम में पहुंचे तो दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे की वजह अलग अलग थी। और इसलिए दिलीप साहब ने रीता के चेहरे की मुस्कान देखते हुए कहा, क्या अपनी मुस्कान के पीछे की वजह आप मुझसे शेयर नहीं करेंगी? और तब रीता ने दिलीप साहब से कहा, और अगर यही सवाल आपसे मैं करूं तो? दिलीप साहब, पहले सवाल मैंने पूछा है, इसलिए जवाब पहले मुझे मिलना चाहिए। रीता, अच्छा तो ये बात है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं पहले ही आपको अपनी खुशी के पीछे की वजह बता देती हूं। दिलीप साहब, जिद की तो कोई बात ही नहीं है, चलिए फिर पहले मैं ही बता देता हूं। और फिर दिलीप साहब ने रीता की ओर देखते हुए आगे कहा, आप श्याम को जानती हैं ना? रीता ने तब अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर सोचते हुए कहा, वही श्याम जो पहले टीना के साथ पढ़ता था और अब हमारी कंपनी में जॉब करता है। दिलीप साहब, बिल्कुल सही, वही है श्याम। और फिर दिलीप साहब ने रीता से आगे कहा, आपको श्याम का नेचर कैसा लगता है? आपके हिसाब से कैसा लड़का है श्याम? रीता को पता था कि श्याम उसकी शत्रु सीमा का लड़का है, इसलिए वह उसे अधिक पसंद नहीं करती थी, और इसलिए उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, पता नहीं आप और टीना उस श्याम को इतना भाव क्यों देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों को उसमें दिखाई देती है और मुझे नहीं? दिलीप साहब, श्याम में एक नहीं बल्कि ऐसे कितनी ही विशेषताएं हैं, आपने अभी श्याम को ठीक से जाना ही नहीं है। अगर आप मेरी और टीना की तरह श्याम को जानती तो समझ पाती कि श्याम आखिर है क्या। और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। और रीता ने जब दिलीप साहब से कहा, उस लड़के को कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट तो पहले ही दे दी है, अब क्या उसे कंपनी का मालिक बनाने का सोच रहे हैं आप? दिलीप साहब ने मुस्कुरा करके कहा, वैसे अनजाने में ही सही, लेकिन आपके मुंह से सच ही निकल गया। रीता ने हैरानी से कहा, तो क्या आप सच में कंपनी उसके नाम करने जा रहे हैं? दिलीप साहब, जब मेरी बेटी टीना की शादी श्याम से हो जाएगी तब श्याम हमारी कंपनी का मालिक तो
अपने आप ही बन जाएगा। दिलीप साहब की बात सुनते ही रीता के जैसे होश उड़ गए थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि दिलीप साहब शायद उनसे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? दिलीप साहब ने बिल्कुल गंभीरता से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो सच है मैंने आपसे वही कहा है। सुनते ही रीता के चेहरे का रंग उड़ गया था और तब उन्होंने दबे हुए स्वर में दिलीप साहब से कहा, लेकिन आपको यह निर्णय लेने से पहले मुझसे एक बार तो पूछना ही चाहिए था, आखिर टीना मेरी भी बेटी है। दिलीप साहब, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा? रीता ने संकोच बस कहा। मुझे लगा कि रीता अपनी बात पूरी कह पाती। दिलीप साहब ने बीच में बोलते हुए कहा, मैंने आपको अभी अपनी राय बताई है, मैंने अपना निर्णय नहीं सुनाया है। मैं जानता हूं कि टीना से आप भी बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए आपका भी अधिकार है टीना के लिए एक बेहतर जीवन साथी चुनने का। रीता, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर संदेह किया। दिलीप साहब, कोई बात नहीं, आखिर एक मां होने के नाते अपनी बेटी के लिए आपका भी फर्ज बनता है और आपने फिर वही फर्ज तो निभाया है, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी राय आपको बताई है। अगर आपको टीना के लिए श्याम का चुनाव ठीक नहीं लगता है और अगर आपकी नजर में कोई और बेहतर चुनाव है तो आप उसके बारे में मुझे बता सकती हैं। सीमा का बेटा होने की वजह से रीता को श्याम पसंद नहीं था, लेकिन वह अभी सीधी तरह से यह बात दिलीप साहब से नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने दिलीप साहब से कहा, आपने अगर श्याम को चुना है तो कुछ सोच समझ करके ही चुना होगा, लेकिन आपने मुझसे टीना के लिए योग्य वर के चुनाव के बारे में पूछा है, इसलिए मैं अपना पक्ष भी रखना चाहती हूँ। दिलीप साहब, बिल्कुल, अगर आपकी नजर में टीना के लिए कोई और योग्य वर है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं। अगर मुझे उसके बारे में जानने के बाद लगा कि वो सच में टीना के योग्य है तो मैं खुशी खुशी आपकी बात मान लूंगा और आपके विचार के साथ अपनी भी सहमति व्यक्त कर दूंगा। रीता को लगा कि वह अब अपनी बात रख सकती है और इसलिए उन्होंने तब दिलीप साहब से कहा, आपका रोनी के बारे में क्या ख्याल है? रीता की बात सुनने के बाद दिलीप साहब कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने रीता से कहा, मैंने नोटिस किया है रोनी को, कुछ दिनों में उसमें काफी बदलाव आया है, वह अब पहले से काफी मैच्योर दिख रहा है मुझे, लेकिन आप रोनी की समानता श्याम से करती हो तो मैं श्याम के सामने रोनी को अभी भी कम ही समझूंगा। क्यों? रोनी को श्याम की तरह बनने में अभी भी काफी समय लगेगा। मगर रीता अभी कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन दिलीप साहब ने तभी रीता से कहा, आप पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। दिलीप साहब के कहने पर तब रीता चुप हो गई और फिर दिलीप साहब ने रीता से आगे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्याम टीना के लिए रोनी से बहुत बेहतर विकल्प है और दूसरा, किसी भी लड़की के माता पिता अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का तो देखते ही हैं, साथ ही वो चाहते हैं कि लड़के के साथ साथ उसके माता पिता भी अच्छे हों ताकि वो उनकी बेटी का ख्याल रख सकें। दिलीप साहब ने आगे गंभीर होते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्याम के माता पिता के सामने रोनी के माता पिता कुछ भी नहीं है। श्याम के सामने मैं रोनी को 100 में से 90 अंक दे सकता हूं, लेकिन श्याम के माता पिता के सामने मैं रोनी के माता पिता को 10 अंक भी नहीं दूंगा, क्योंकि श्याम के माता पिता से रोनी के माता पिता की मेरी नजरों में कोई समानता है ही नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप अपनी बात कह सकती हैं। रीता को दिलीप साहब की ओर से उनका जवाब मिल गया था। रीता अब क्या ही कहती, क्योंकि उन्हें उनका जवाब मिल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ साहस जुटाया और दिलीप साहब से कहा, आप राकेश जी की तुलना सुधीर से। रीता आगे अपनी बात करती, दिलीप साहब ने उनसे कहा, सुधीर जी कहिए। रीता समझ गई थी कि दिलीप साहब किस हद तक श्याम की फैमिली के फेवर में थे, इसलिए उन्होंने तब अपने शब्द पर नियंत्रण रखते हुए आगे कहा, जी वही मैं कहना चाहती थी कि राकेश जी हमारी तरह से बड़े बिजनेसमैन हैं और सुधीर जी। रीता अपनी बात पूरी कर पाती, दिलीप साहब ने बीच में बोलते हुए कहा, पहली बात, किसी भी व्यक्ति को उसके आचरण से आंकना चाहिए, ना कि उसकी दौलत से, और इसलिए अच्छे
आचरण रूपी दौलत के धनी जितने सुधीर जी हैं, उस मुकाबले राकेश तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि राकेश मेरी तरह बड़ा बिजनेसमैन है, तो यह बात भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो मुझसे बहुत पीछे है, इसलिए उसकी बराबरी मुझसे नहीं है। हाँ, लेकिन सुधीर जी की अच्छे आचरण रूपी दौलत की कीमत मेरी दौलत से भी कहीं अधिक है, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और फिर दिलीप साहब ने रीता को समझाते हुए आगे कहा, रितु प्लीज मेरी बातों को गलत मतलब मत समझिएगा। मुझे नहीं पता कि आपको रोनी और उसकी फैमिली में क्या अच्छा लगता है, और आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके उस रिश्ते के बारे में सोच लिया था, लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या आप सच में रोनी और उसकी फैमिली को श्याम और उसकी फैमिली से बेहतर मानती हैं? शायद आपको पहले के सवालों का जवाब मिल जाएगा। दिलीप साहब ने आगे रीता से कहा, और एक बात, मैं टीना के लिए लड़का अवश्य ढूंढ रहा हूं, लेकिन अंतिम फैसला हमारी बेटी का ही होगा, क्योंकि मैं उन माँ बाप की तरह नहीं बनना चाहता जो अपने फैसले अपने बच्चों पर थोपते हैं। मैं अपनी राय जरूर टीना के सामने रखूंगा, लेकिन अंतिम फैसला टीना का ही होगा। दिलीप साहब की बात सुन करके रीता की आंखों में खोई हुई चमक फिर से आ गई थी। उन्हें लगा था कि शायद वह टीना को रोनी से शादी करने के लिए मना लेंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि टीना तो श्याम की दीवानी पहले ही हो चुकी थी। दिलीप साहब की बात का जवाब देते हुए रीता ने कहा, मुझे अच्छा लगा यह सुन करके कि आपकी सोच आधुनिक है। आप अपने विचारों के साथ साथ अपनी बेटी के विचारों को भी प्राथमिकता देते हैं, और यह अच्छी बात भी है। आखिर शादी के बाद अपना जीवन तो टीना ने लड़के के साथ ही बिताना है, इसलिए मुझे भी आज आपसे सीख मिल गई, और जो गलत मैं करने जा रही थी उससे बच गई। अब हम टीना की शादी वहीं करेंगे जहां टीना चाहेगी। दिलीप साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा तर्क सही लगा, और बिल्कुल हम टीना की शादी वहीं करेंगे जहां हमारे साथ साथ हमारी बेटी की भी सहमति होगी। रीता, अच्छा तो मैं अभी टीना से मिल करके आऊं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दिलीप साहब, मैं जानता हूं कि आपको क्या बात करनी है, यही ना कि आप टीना की राय जानना चाहती हैं कि उसे श्याम और रोनी में से कौन पसंद है। रीता ने संकोच बस कहा, जी दिलीप साहब, अभी टीना शायद सो भी गई हो, इसलिए आप सुबह बात कर लेना। रीता, आपका कहना सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रीता ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। और तब दिलीप साहब ने उनकी बात सुन करके हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, कैसी प्रॉब्लम? मैं कुछ समझी नहीं। रीता, मुझे माफ कर दीजिए। दिलीप साहब ने हैरानी जताते हुए कहा, मगर किस लिए? रीता, ओ मैंने आपकी और टीना की राय जाने बिना ही वैशाली को कल आने। रीता अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले दिलीप साहब ने रीता से कहा, ये आपने क्या किया रीता? इतना बड़ा फैसला आपने तुरंत ले लिया। आपको पता भी है कि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, बल्कि जीवन भर का साथ होता है, और अगर शादी जैसा रिश्ता जल्दबाजी में कर दिया जाता है तो सही चुनाव में गलती हो सकती है। और आप तो खुद ही देखती हैं कि शादी के बाद कितने ही लोगों के तलाक हो जाते हैं, और मेरी समझ में अधिकांश की वजह होती है कि उन लोगों ने लड़का या लड़की का चुनाव करने में गलती कर दी होती है। इसलिए शादी के लिए लड़का या लड़की चुनने का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। रीता सिर झुकाए बैठी थी और दिलीप साहब की बात सुन रही थी। जब दिलीप साहब की बात खत्म हुई तो उन्होंने बिना सिर उठाए दिलीप साहब से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दिलीप साहब, अब जो आपने कह दिया है तो उसे कैसे बदल सकते हैं, इसलिए अभी आप जाकर के टीना की राय ले लीजिए कि आखिर उनका रोनी और उसकी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है। रीता, अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। और कह करके रीता टीना के रूम की तरफ चली गई, लेकिन रीता को टीना के रूम के पास जा करके पता लगा कि टीना सो चुकी है, क्योंकि उनकी दी हुई आवाज का टीना की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। और तब रीता वहां से वापस लौट आई और दिलीप साहब के पास जाकर के उदास बैठ गई। दिलीप साहब ने जब रीता का उदास चेहरा देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ, टीना सो गई है क्या? रीता ने उदास स्वर में कहा, हाँ, अब मैं क्या करूं, वैशाली तो कल हमारे घर आ जाएगी। दिलीप साहब,
फिर तुम उनको अभी मना कर दो ताकि वो लोग कल यहाँ आए ही नहीं। रीता यही सही रहेगा। और कह करके टीना ने वैशाली का नंबर डायल कर दिया। वैशाली और राकेश उस समय जाग ही रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। तभी वैशाली का फोन बजा। उसने रीता का नंबर देख करके उसने राकेश को चुप रहने का इशारा किया और फिर तुरंत फोन उठा लिया। और वैशाली ने मुस्कुराते हुए रीता से कहा, और बताइए रीता जी, हमारे लिए क्या आज्ञा है। रीता ने संकोच भरे स्वर में कहा, वो कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए आपको फोन किया। वैशाली, आप संकोच क्यों कर रही हैं? जो भी बात है आप निसंकोच कह सकती हैं। रीता ने हिम्मत की और फिर वैशाली से कहा, वैशाली जी, जो मैं कहने जा रही हूं प्लीज आप उस बात का बुरा मत मानिएगा। वैशाली, आप कैसी बात कर रही हैं? आपको जो भी कहना है आप वो कह सकती हैं। रीता, आपसे जो बात हुई थी उस विषय में मैंने टीना के पापा से बात की थी। उनका कहना है कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपनी बेटी की भी राय जाननी चाहिए। और फिर रीता ने दिलीप साहब की ओर देखते हुए वैशाली से आगे कहा, और उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं, इसलिए मैं टीना और रोनी की शादी के विषय में मैं टीना से बात करने भी गई थी, लेकिन टीना सो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे अभी इस विषय में कुछ बात नहीं की है। इसलिए जब तक मैं टीना से उसकी राय नहीं जान लेती, मैं टीना और रोनी की शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकती। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जब तक मेरी तरफ से आपके लिए कोई संदेश नहीं आए, आप लोग प्लीज टीना और रोनी की शादी की बात करने के लिए हमारे घर मत आइएगा। रीता की कही बातें वैशाली को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसे कुछ तो जवाब देना ही था, इसलिए उसने रीता से कहा, दिलीप साहब का कहना उचित ही है, मैं भी दिलीप साहब की बात से सहमत हूं। रीता, थैंक यू वैशाली, जो आपने मेरी बात को समझा। और फिर रीता ने वैशाली को गुड नाइट कहा और फोन कट कर दिया। फोन कट करते ही राकेश ने वैशाली से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिलीप ने टीना और रोनी के रिश्ते के लिए मना कर दिया है ना? वैशाली, फिलहाल के लिए ऐसा ही समझिए। राकेश, फिलहाल के लिए नहीं, मैं जानता हूं उसे, वो अपने रहते रोनी की शादी टीना से कभी नहीं होने देगा। और फिर राकेश ने क्रोध भरे स्वर में आगे कहा, और इसलिए मैं अब अपने रास्ते से उस कांटे को उखाड़ करके फेंक दूंगा जो मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर राकेश ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए आगे कहा, दिलीप के जीते जी ना सही, लेकिन उसके मरने के बाद तो रोनी से टीना की शादी हो ही जाएगी। राकेश की बात सुनने के बाद वैशाली ने राकेश से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी को जान से मारने के बारे में सोच रहे हैं? आपको पता है इसका क्या परिणाम हो सकता है? राकेश ने गुस्से से कहा, जब भी मुझे लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, वही वो दिलीप अपनी टांग अड़ा करके बैठ जाता है। हर काम में उसे ही सराहना मिलती है, और अब जब मुझे उसकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कराने का अवसर मिल रहा था, तब भी उसे ही समस्या हुई। बहुत हो चुका, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वैशाली, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, किसी को भी जान से मारने के बारे में मत सोचिए। राकेश, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहूं? वैशाली, अगर किसी के खून का इल्जाम आप पर आ गया तो बर्बादी तो तब होगी, इसलिए अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर इंसान को पतन की तरफ ले जाते हैं। राकेश ने गुस्से से कहा, मुझे तुम अब उपदेश मत सुनाओ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। राकेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर के वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए राकेश से कहा, अच्छी बात है, जो आपको करना है करो, लेकिन उससे पहले मुझे मार दो। मैं अपने रहते अपने परिवार की बर्बादी नहीं देख सकते। वैशाली को रोता देख राकेश ने सोचा कि उसे जो करना है वो अपने तरीके से कर ही लेगा, पहले वैशाली को चुप कराना जरूरी है। और इसलिए उसने तब वैशाली से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप चुप हो जाओ। वैशाली ने तब अपना सिर
राकेश के सीने पर रख दिया और रोते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। राकेश ने वैशाली को समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए चलो अब चुप हो जाओ। राकेश के समझाने पर वैशाली चुप हो गई। उसे लगा कि राकेश अब कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन राकेश अंदर से कितना बुरा इंसान था यह खुद उसकी पत्नी वैशाली नहीं जानते थे। राकेश ने उस वक्त तो खुद को रोक लिया, लेकिन अगली सुबह ही उसने दिलीप को मारने के लिए किसी को एडवांस में पैसे दे दिए थे। सुबह होते ही रीता टीना से बात करने के लिए उसके रूम की ओर चली गई थी। जब वह टीना के रूम के पास पहुंची तो पाया कि टीना के रूम का दरवाजा अभी भी बंद है, और तब उन्होंने टीना को आवाज लगाते हुए कहा, बेटा टीना दरवाजा खोलो। टीना सो रही थी। जब उसके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ी तो उसने बिना आंखें खोले अपनी माँ से कहा, क्या मम्मा सुबह सुबह ही आप जगाने के लिए आ गए? रीता बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। टीना प्लीज मम्मा कुछ देर और सोने दीजिए। रीता अगर जरूरी बात नहीं होती तो मैं आपको जगाने के लिए नहीं आती। मेरी अच्छी बेटा उठ जाओ। टीना ने तब अपनी आंखें खोली और उठते हुए कहा, पता नहीं सुबह सुबह मम्मा को क्या जरूरी बात करनी है, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। और कह करके टीना बेड से उठ करके दरवाजे की तरफ चली गई और जा करके रूम का गेट खोलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। रीता ने प्यार से टीना को गाल छुआ और मुस्कुरा करके कहा, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी गुड़िया। और फिर टीना और रीता रूम के अंदर चली गई और जा करके दोनों टीना के बेड पर बैठ गई। और तब टीना ने रीता से कहा, जी मम्मा अब बताइए कि आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। तभी दिलीप साहब भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने रीता के कुछ कहने से पहले टीना से मुस्कुरा करके कहा, कैसी है हमारी गुड़िया? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम मस्त। और फिर दिलीप साहब ने रूम में रखी हुई कुर्सी को खिसकाया और वे भी टीना और रीता के पास बैठ गए। अपने मम्मी पापा को सुबह सुबह अपने रूम में देख करके और अपनी माँ के द्वारा कहने पर कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, उससे या तो टीना को समझ में आ गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन वह क्या है यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी दिलीप साहब ने टीना की ओर देखते हुए कहा, बेटा मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे माँ पापा इतनी सुबह सुबह तुमसे क्या बात करने आए हैं। और फिर दिलीप साहब ने टीना से आगे कहा, बेटा जिस तरह एक बेटी के लिए मुश्किल होता है अपने घर से दूर जाना, उसी तरह एक माता पिता के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी को किसी और के घर हमेशा के लिए भेजना। टीना की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने तब अपने पापा से कहा, सॉरी पापा, लेकिन मैं समझी नहीं कि आप कहाँ भेजने के बारे में बात कर रहे हैं। दिलीप साहब बेटा जब बेटी बड़ी हो जाती है तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करें। यह सुनते ही टीना को अब सब समझ में आ गया था कि उसके पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए उसने बिना देर किए अपने पापा से कहा, पापा अभी मैं कुछ वक्त और चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। टीना को पता था कि उसे अभी श्याम को मनाने में और वक्त लग सकता है, और इसलिए वह अभी श्याम के बारे में अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, और इसी वजह के चलते टीना ने अभी अपने पापा से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लें। दिलीप साहब ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम अपनी शादी के लिए स्वतंत्र हो, तुम जब चाहोगी तभी तुम्हारी शादी होगी, और वो भी तुम्हारी ही पसंद के लड़के से। लेकिन तुम्हारी माँ और मैंने 2 लड़के देखे हैं तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में जान लो, और अगर उनमें से तुम्हें कोई भी पसंद आता है या कोई भी पसंद नहीं आता है तो तुम हमें बता देना। टीना पापा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ और वक्त दें, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अभी कुछ और वक्त चाहिए। दिलीप साहब की बात टीना सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि नादान टीना यह नहीं जानती थी कि जिस श्याम को वह पसंद करती है वही श्याम उसके लिए उसके पापा की भी पसंद है। टीना ने फिर से मना किया तो इस बार उसकी माँ ने टीना से कहा, बेटा मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे, लेकिन बेटा तुम्हें एक बार अपने मम्मी पापा की खुशी के खातिर ही सही उनकी बात सुनना तो चाहिए। फिर अगर तुम मना भी कर दोगी तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे। तब दिलीप साहब ने भी रीता का साथ देते हुए टीना से कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा,
तुम्हें एक बार हमारी बात सुननी चाहिए, और फिर वैसे भी आखिर फैसला तो तुम्हारा ही होगा। टीना अब अपने मम्मी पापा की बात नहीं टाल सकी और उसने तब कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूं कि मैं अभी शादी करने वाली नहीं हूं। रीता बेटा, हम तुमसे शादी करने को बोल भी नहीं रहे हैं, बस अपने पसंद किए लड़कों को बता रहे हैं। शादी करना या ना करना वो तो तुम्हारा डिसीजन है। टीना अच्छा, तब आप उन लड़कों के बारे में बता सकती हैं। रीता ने तब दिलीप साहब की ओर देखा। दिलीप साहब समझ गए थे कि रीता क्यों उनकी ओर देख रही है, और इसलिए उन्होंने तब रीता से कहा, अच्छा पहले आप ही अपने द्वारा चुने गए लड़के के बारे में बताइए। रीता ने तब टीना की ओर देखते हुए कहा, बेटा मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वह तुम्हारे बारे में सोच करके ही पसंद किया है। मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, तो तुम दोनों को शादी के बाद भी एक दूसरे को समझने में दिक्कत नहीं होगी। टीना तो निश्चिंत करके बैठी थी कि उसे तो मना ही करना है, इसलिए उसने बेमन से कहा, अच्छा फिर उस लड़के का अब नाम भी बताइए। मम्मा मैं भी तो सुनूं कि आपने मेरे लिए आखिर चुना किसको है। रीता ने तब मुस्कुरा करके कहा, तुम्हारे बचपन के दोस्त रोनी को। रोनी का नाम सुनते ही टीना के चेहरे के भाव बदल गए और उसने रीता से कहा, मम्मा आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अगर रोनी को बचपन से जानती हूँ तो मैं उससे शादी कर लूँगी। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। टीना की बात सुन करके दिलीप साहब ने चैन की सांस ली और उन्हें मन ही मन टीना के चुनाव पर प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी यह सोच करके जाहिर नहीं की कि कहीं उनको खुश देख करके उनकी पत्नी का चेहरा और अधिक ना मुरझा जाए, जो कि टीना की बात सुन करके पहले से ही कुछ मुरझा चुका था। दिलीप साहब ने तब अपनी खुशी छिपा करके रीता को समझाते हुए कहा, रीता तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, आखिर हमें अपनी बेटी की राय का मान रखना चाहिए। अगर टीना ने रोनी को अस्वीकार किया है तो यह उसका अपना फैसला है। रीता ने तब उदासी भरे स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं, आखिर बच्चों की खुशी से बढ़कर के माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। और तब टीना ने सोचा कि जब माँ ने रोनी को चुना है उसके लिए, तो पापा ने भी किसी अमीरजादे को ही उसके लिए चुना होगा। इसलिए उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं माँ की पसंद को पहले ही अस्वीकार कर चुकी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वही शब्द मुझे आपके लिए दोहराने पड़े, क्योंकि आप मेरा फैसला जानते ही हैं। दिलीप साहब, मगर बेटा तुम एक बार उसके बारे में जान तो लो। टीना, पापा जब मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा जान करके। मैं आपकी बात सुनने के बाद ना बोलूंगी, उसे आप पहले ही मेरा ना समझ लीजिए। टीना ने आगे अपने पापा से कहा, पापा सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और मैं यह भी नहीं चाहती कि जिस तरह मेरी ना सुन करके मम्मा के चेहरे पर उदासी आ गई है वह आपके चेहरे पर भी मुझे देखनी पड़े। मुझे कुछ और वक्त चाहिए पापा। रीता तो पहले ही नहीं चाहती थी कि टीना की शादी श्याम से हो, इसलिए जब टीना दिलीप साहब की बात सुनना ही नहीं चाहती थी तब रीता को अवसर मिल गया था और उन्होंने तब दिलीप साहब से कहा, अगर टीना वक्त चाहती है तो हमें उसे वक्त दे देते हैं। दिलीप साहब ने बिना किसी भाव के कहा, अच्छा ठीक है, आखिर बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। और फिर दिलीप साहब ने टीना से आगे कहा, बेटा मैं तुम्हें वक्त देता हूं और तुम्हें यह भी आजादी देता हूं कि तुम चाहो तो अपनी पसंद के किसी भी लड़के से शादी कर सकती हो, मगर बेटा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जिस किसी भी लड़के को अपने लिए चुनना तो यह बात जरूर ध्यान रखना कि वह लड़का एक सज्जन व्यक्ति हो। अपने पापा की यह बात सुन करके टीना को अच्छा लगा और उसे यह भी विश्वास हो गया था कि उसने जिसे चुना है वह एक सज्जन व्यक्ति ही है, और इसलिए उसने अपने पापा से कहा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अगर किसी को भी चुनूंगी तो वह निश्चित ही आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। टीना की बात सुनकर के दिलीप साहब ने मुस्कुरा करके टीना के सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को जानता हूं। और कह करके दिलीप साहब और रीता दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद टीना ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और आकर के अपने बेड पर बैठ गई और फिर उसने खुद से कहा, मम्मा पापा मुझे माफ कर दीजिए,
कि मैं अभी आपको श्याम के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं अपने श्याम को मना पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन मैं अपने अंदर यह मलाल नहीं रखना चाहती कि मैंने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने आप दोनों से और वक्त मांगा है। अगर उस वक्त तक भी श्याम को मनाने में नाकामयाब रही तो मैं खुद आपसे बोल दूंगी कि आप जिससे भी मेरी शादी करना चाहें कर दें, मैं तो उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। लेकिन टीना नहीं जानती थी कि उसने अपनी किस्मत को तो खुद ही ठोकर मार दी है। अगर वह अपने पापा की बात सुन लेती तो हो सकता है कि शायद उसके पापा जिस श्याम से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते थे वह टीना के लिए उसे मनाने में भी उसकी मदद भी कर पाते। लेकिन टीना अपने पापा की बात ना सुन करके गलती कर चुकी थी। अब इस गलती का क्या परिणाम होगा यह तो वक्त ही बताएगा। टीना अपने रूम में अभी भी थी, लेकिन वह अब लेट गई थी और सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे कि वह श्याम का विश्वास फिर से हासिल कर सके। कैसे वह अपने रूठे श्याम को मनाए। तभी उसको दिमाग में एक ख्याल आया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैं अपने बाल बढ़ाना शुरू कर देती हूँ, शायद श्याम को वही पसंद आ जाए और वह मुझे पसंद करने लगे। और उसने तब अपना कॉलेज के तामे में खिंचवाया हुआ एक अपना फोटो अपने फोन से निकाला और वह उस फोटो को देखने लगी, क्योंकि उसने अपने उस फोटो में हेयर विंग पहनी हुई थी और इसलिए उस फोटो में उसके बाल बड़े बड़े दिख रहे थे। टीना उस फोटो को बड़े ध्यान से देख रही थी और खुद से कह रही थी, वैसे टीना तू इन बड़े बालों में अच्छी बहुत लग रही है, तुझे अपने बाल बढ़ाने ही चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल उसने फिर खुद से कहा, ये तो ठीक है कि मैं अपने बालों को बढ़ा लूंगी, लेकिन उससे उस निष्ठुर श्याम की पसंद से क्या मतलब। अच्छी तो मैं छोटे बालों में भी दिखती हूँ, मगर वो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखे तब ना। वो तो मेरी एक गलती को मेरे जीवन का अभिशाप बना करके अपने सीने से लगाए बैठा है। पता नहीं उसको मुझ पर दया कब आएगी। और टीना फिर उदास हो गई। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्यों ना टीना तुझे कुछ और पहनना चाहिए, जैसे सलवार सूट। और सोच करके टीना मुस्कुराने लगी और उसने फिर खुद से कहा, यह सही रहेगा, शायद मेरी सादगी का जादू हुई उस पर चल जाए, यह ट्राई किया जा सकता है। लेकिन फिर उसने उदास होकर के खुद से कहा, मगर मेरे पास तो सूट है ही नहीं, तो क्या हुआ, मैं आज ही अपने लिए एक सूट मार्केट से खरीदूंगी और ऑफिस पहन करके भी जाऊंगी, तो फिर इंतजार किस बात का है। टीना चल अब जल्दी तैयार हो जा, फिर तुझे मार्केट भी तो जाना है। और यह विचार करके टीना अपनी जगह से खड़ी हो गई और तैयार होने चली गई। टीना जब तैयार होने के बाद मार्केट के लिए निकल रही थी, तब उसके पापा जो कि बाहर ही सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, उसने अपने पापा को वहां देख करके कहा, पापा मैं मार्केट जा रही हूं, वहीं से ऑफिस पहुंच जाऊंगी। दिलीप साहब, अच्छा ठीक है बेटा। और फिर टीना वहां से चली गई। रोनी अपने सामान को एक बैग में रख करके अपने रूम से बाहर आ गया और बाहर आ करके अपने पापा को सोफे पर बैठा हुआ देख करके उसने अपने पापा से कहा, मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। रोनी की यह बात किचन में वैशाली ने भी सुन ली थी और तब वह भी किचन से जल्दी से बाहर की ओर चली गई। रोनी की बात सुनकर के राकेश अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने रोनी की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। रोनी, जिस घर में माँ बाप को बच्चों से अधिक अपनी दौलत से प्यार हो, जहां हर रिश्ते से पहले दौलत को महत्व दिया जाता हो, वहां मेरे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके लिए तो आपकी दौलत ही तो सबसे पहले है, इसलिए आप अपनी दौलत के साथ रहिए। तभी वैशाली ने वहां आकर के कहा, बेटा इस तरह अपना घर छोड़ करके नहीं जाते हैं, अगर कोई समस्या है तो हम सब उसे आराम से बैठ करके हल कर सकते हैं, मगर बेटा ऐसे घर छोड़ करके जाना किसी समस्या का हल नहीं है। रोनी, अच्छी बात है, मैं आपकी बात मान लेता हूं और बैठ भी जाता हूं। और रोनी तब वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गया, लेकिन राकेश उसकी ओर अभी भी गुस्से भरी नजरों से घूर रहे थे। तभी वैशाली ने राकेश की ओर देखा और आंखों के इशारों से उसे शांत रहने को कहा और फिर राकेश और वैशाली भी सोफे पर बैठ गए। और फिर वैशाली ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, बेटा अब बताओ क्या बात है। रोनी, आपको मैं वजह पहले ही बता चुका हूं, अब डिसाइड
तो आपको करना है। राकेश ने तब अपना आपा खोते हुए बीच में बोलते हुए कहा, क्या डिसाइड करना है? क्या तुम्हारे माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ सके? हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बेटे की शादी अच्छे घर में हो। अगर हम ये सोच रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? रोनी, कोई गुनाह नहीं है, मगर माँ बाप को बच्चों की खुशियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनके माता पिता को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, और अगर बच्चों का फैसला सही है तो क्या माता पिता का फर्ज नहीं बनता कि बच्चों की बात को मान लेना चाहिए? राकेश ने गुस्से से कहा, मतलब हम गलत कर रहे हैं और सही फैसला क्या है ये भी तो मैं सुनूं। राकेश को गुस्से में देख करके वैशाली ने उससे कहा, इतना गुस्सा भी क्या करना, एक बार रोनी की बात तो सुन लीजिए। राकेश ने तब अपने दांत पीसते हुए रोनी से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? रोनी, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और उससे ही मैं शादी करना चाहता हूं। राकेश, वह कौन है और इस शहर के किस बिजनेसमैन की बेटी है? रोनी, आप फिर से सपने देखने लगे। मैं किसी रिच आदमी की बेटी से प्यार करता हूं तो यह ख्याल आप अपने दिमाग में ना लाएं तो ही अच्छा है, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी आपको, क्योंकि वह लड़की किसी बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखती है, बल्कि वह एक गरीब घर की लड़की है। लेकिन मैं इतना यकीनन कह सकता हूं, वह अपने विचारों से बहुत अमीर है। राकेश ने वैशाली की ओर देखते हुए कहा, ये विचारों से अमीर बनना चाहते हैं, इनको ये नहीं पता है कि इस दुनिया के साथ रेस में रहने के लिए पैसा होना कितना जरूरी है। राकेश ने रोनी की ओर देखते हुए गुस्से से आगे कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर इस घर में कोई लड़की बहू बनकर के आएगी तो वह किसी अमीर घर से ही आएगी। किसी गरीब की बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझे तुम? रोनी को भी अब अपने पापा की बात सुनकर के गुस्सा आ गया था। उसने तब अपने पापा से कहा, अच्छी बात है, अगर आपके इस घर में गरीब लड़की नहीं आ सकती है तो क्या हुआ, मैं तो उस गरीब लड़की के साथ इस घर के बाहर रह सकता हूं। मुझे आपके इस बड़े घर की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा वो छोटा सा घर ही इस घर से कहीं अधिक बड़ा होगा, जहां मैं सुकून से रह सकता हूं, जहां मैं सही गलत का फैसला ईमानदारी से कर सकता हूं, जहां मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकता हूं। राकेश ने गुस्से भरे स्वर में कहा, अभी तुमने इतनी दुनियादारी देखी कहाँ है बेटा? तुम इतने बड़े घर में आराम से पले बढ़े हो, इसलिए ये सब बातें कर रहे हो। जब जरूरत पड़ने पर दुनिया से दुत्कारे जाओगे तब तुम्हें अपने बाप की कही बातें याद आएंगी। जाना चाहते हो शौक से जाओ, जब चोट खाओगे तब अपने ही घर की याद आएगी। वैशाली ने जब राकेश के ये शब्द सुने तब उसने बीच में बोलते हुए राकेश से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये भला आपको कहते हुए शोभा देता है क्या? भला कोई अपने बेटे को ऐसे घर से बाहर निकालता है क्या? अरे किसी बात का हल निकालना ही उचित होता है, ना कि समस्या को और अधिक बढ़ा देने से हल निकलता है। आप शांत होकर के विचार कीजिए, तब शायद आपको समझ में आए कि आप क्या गलती करने जा रहे हैं। राकेश गुस्से की वजह से अपनी सुध एक तरह से खो चुका था, इसलिए उसने गुस्से से लाल होकर के वैशाली से कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने सुना कि ये अपने बाप से किस तरह से बात कर रहा है? राकेश ने रोनी की ओर इशारा करते हुए कहा था, और फिर उसने वैशाली से कहा, इसलिए इसे जहां जाना है जाने दो, मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। वैशाली कैसी भी थी, आखिर थी तो वह एक माँ ही। अपने बेटे के बारे में राकेश ये शब्द सुन करके उसके सब्र का बांध टूट गया था और उसकी आंखें भर गई थी। और फिर उसने राकेश से रोते हुए कहा, प्लीज कुछ ऐसा मत कहिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। रोनी ने तब अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मम्मी रहने दीजिए, मैंने जो अतीत में देखा है उसके बाद आज मुझे ये आपका नया छलावा ही जान पड़ रहा है, इसलिए आपको मेरे लिए आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज ये स्थिति बनी है उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आपको भी तो पापा की तरह अपने बच्चों से अधिक दौलत से ही तो प्यार है। और फिर रोनी ने राकेश की ओर देखते हुए कहा, आपको अपनी दौलत और अपना ये आलीशान घर मुबारक हो। मुझ पर मुसीबत का पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए, मैं आपके पास मदद मांगने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे
मेरी गैरत आपकी इस दौलत से कहीं अधिक प्यारी है। और कह करके रोनी वहां से जाने के लिए चला गया था। तभी वैशाली अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोनी को रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दो उसे। देखा उसने तुमसे क्या कहा अभी, फिर भी तुम उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जब जमाने की ठोकरें खाएगा तो ठोकर खा करके वापस लौट आएगा। वैशाली ने रोते हुए राकेश से कहा, उसने कुछ गलत नहीं कहा है, बल्कि वही कहा है जो सच है। मैं सच में एक अच्छी मां नहीं बन पाई। आज अगर मेरे बेटे को मेरे ही सामने अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं। मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। और कह करके वैशाली ने राकेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह राकेश की पकड़ से हाथ नहीं छुड़ा सकी और उसने राकेश से फिर रोते हुए कहा, प्लीज मेरे बेटे को जाने से रोक लीजिए। लेकिन राकेश ने उसकी एक नहीं सुनी और रोनी जब वहां से चला गया तब राकेश ने वैशाली का हाथ छोड़ दिया और वैशाली रोती हुई जमीन पर बैठ गई। और तब राकेश ने उसे समझाते हुए कहा, खुद को संभालो वैशाली, अगर तुम खुद को यूं कमजोर बना लोगी तो हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। वैशाली ने रोते हुए कहा, अपने बच्चों को खुद से दूर करके कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं आप? क्या करेंगे और दौलत का? अरे हमारे पास इतना कुछ तो है। अगर रोनी किसी गरीब लड़की से शादी भी कर लेता है तो क्या हुआ, फिर भी हमारे पास इतनी दौलत तो है कि हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इतनी दौलत होती भी नहीं तब भी हमारा रोनी इतना काबिल तो है कि वह उस गरीब लड़की के साथ भी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। वैशाली ने आगे गंभीर स्वर में कहा, देर से ही सही मगर मेरी समझ में तो ये अच्छी तरह से आ गया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और मैं अपने बुरे कर्मों का परिणाम आज देख पा रही हूं। वैशाली ने आगे रोते हुए कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, रोनी को वापस बुला लीजिए, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। राकेश ने वैशाली से गुस्से से लाल हो करके कहा, तुम्हारा दिमाग भले खराब हो सकता है लेकिन मेरा दिमाग अभी खराब नहीं हुआ है। और कह करके राकेश वहां से चला गया और वैशाली जमीन पर बैठी हुई रोती रही। भले वैशाली को आज समझ आ गई हो लेकिन उसने देर कर दी थी। अगर वक्त रहते वह खुद सही रास्ते पर चलती और अपने पति को गलत कर्मों में उसका साथ देने के बजाय उसने उसे रोका होता तो शायद यह स्थिति बनती ही नहीं। लेकिन ये उसके अपने ही कर्मों का फल था जो वह आज अपनी लाचारी पर रो रही थी। दिलीप साहब रोजाना की तरह अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आज क्या अनहोनी होने वाली है। दिलीप साहब गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ पीछे बैठे हुए थे और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनकी गाड़ी सामान्य स्थिति पर ही चल रही थी। तभी एक ट्रक ने पीछे से आकर के उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। ट्रक से लगी टक्कर से दिलीप साहब की गाड़ी रोड पर लुढ़क रही थी। लगभग 2 से 3 बार लुढ़कने के बाद गाड़ी एक जगह दीवार से टकरा करके रुक गई। जिस ट्रक से टक्कर मारी गई थी वह किसी और का नहीं बल्कि राकेश के गुंडों द्वारा भेजा गया था। टीना इस सब से बेखबर माल में एक शोरूम के अंदर अपने लिए सूट पसंद कर रही थी। उस शोरूम से टीना पहले भी अपने लिए कपड़े खरीदती रही थी, इसलिए जब आज उस शोरूम की सेल्स गर्ल ने टीना को आज पहली बार सूट पसंद करते हुए देखा उसे हैरानी हुई और उसने तब टीना से कहा, मैडम आप सलवार सूट किसी और के लिए पसंद कर रही हैं ना? टीना ने सेल्स गर्ल की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, क्या मैं अपने लिए पसंद नहीं कर सकती? मैं भी तो पहन सकती हूं ना। सेल्स गर्ल ने कहा, पर आप तो हमेशा। सेल्स गर्ल अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं लेकिन आज मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए आई हूं, इसलिए क्या आप मेरी मदद करेंगी? सेल्स गर्ल्स ने मुस्कुरा करके कहा, श्योर मैम। और फिर उसने टीना की ओर देखते हुए आगे कहा, आप मेरे साथ आइए मैम, मैं आपको कुछ अच्छे सूट दिखाती हूँ और वो आपको पसंद जरूर आएंगे, आ जाइए। और तब टीना उसके साथ चली गई। सेल्स गर्ल टीना की पसंद से वाकिफ थी इसलिए उसने टीना को वही कलेक्शन दिखाया जो टीना को पसंद आ सकता था और हुआ भी वही कुछ ऐसा ही। टीना को सेल्स गर्ल द्वारा दिखाया गया कलेक्शन सच में पसंद आ गया था और उसने तब सेल्स गर्ल्स द्वारा
लाए गए सूटों की ओर देखते हुए कहा, यार आपने तो कुछ कंफ्यूज में डाल दिया है। आपके दिखाए गए ये सारे सूट ही मुझे पसंद आ गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खरीद लूं और कौन सा छोड़ दूं। सेल्स गर्ल ने मुस्कुरा करके कहा, मैडम 4 ही तो सूट हैं ये। अगर आपको ये चारों सूट पसंद आ रहे हैं तो आप इन चारों को ही खरीद लीजिए। आप हमारी नियमित कस्टमर हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा डिस्काउंट भी दिला दूंगी। टीना ने सेल्स गर्ल्स की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, आप सच में एक अच्छी सेल्स गर्ल हैं। आप इन चारों का ही बिल करा दीजिए। सुन करके सेल्स गर्ल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने टीना की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू मैम। और कहा करके सेल्स गर्ल्स ने बिलिंग के लिए जाने ही लगी थी कि तभी टीना ने उससे पूछा, आपसे एक बात पूछूं? सेल्स गर्ल, बिल्कुल मैम। टीना, आपको कोई बॉयफ्रेंड है? टीना के मुंह से यह सुन करके सेल्स गर्ल हैरान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि टीना ने उससे ऐसा क्यों पूछा है, लेकिन वो टीना को काफी टाइम से जानती थी और उसकी टीना से ठीक ठाक बात भी हो जाती थी। इसलिए उसने टीना की बात को टालने के बजाय उसका जवाब देना ही उचित समझा और इसलिए उसने तब टीना से कहा, हाँ है, और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। टीना ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, खुशकिस्मत हो आप कि आपको अपना मनचाहा साथी जीवन साथी के रूप में मिल रहा है, लेकिन शायद सबकी किस्मत आपकी तरह नहीं होती है। और कहते हुए टीना के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसके चेहरे पर मायूसी के चिन्ह अंकित हो गए थे, लेकिन तुरंत ही उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए उन्हें छिपा लिया था ताकि सेल्स गर्ल्स को उसके भाव को पढ़ ना सके। लेकिन सेल्स गर्ल ने टीना के उन भावों को पढ़ लिया था और वह उससे कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन तभी टीना ने उससे आगे कहा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मान लो आपको अपने बॉयफ्रेंड के सामने इनमें से कोई एक सूट को पहन करके जाना हो तो आप कौन सा सूट पहन करके जाना पसंद करेंगी? सेल्स गर्ल को पहले समझ में नहीं आया था कि टीना ने उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछा था, लेकिन अब उसे माजरा समझ में आ गया था। इसलिए उसने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, इन चारों सूट में एक सूट की ओर इशारा करते हुए कहा, इस सूट को। और तब टीना ने उस सेल्स गर्ल से कहा, फिर मैं इसे अभी जा करके ट्राई करती हूँ। और टीना उस सूट को उठा करके ट्रायल रूम की ओर चली गई और वह सेल्स गर्ल्स वहीं उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद टीना सूट पहन करके बाहर आई। पहने हुए उस पिंक सूट में टीना बहुत ही सुंदर दिख रही थी। टीना सूट पहन करके जल्दी से सेल्स गर्ल्स के पास यह जानने के लिए आई थी कि वह कैसी दिख रही है, लेकिन उससे पहले ही सेल्स गर्ल्स ने टीना से कहा, मैम आपके ऊपर ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको फिटिंग कराने की भी जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए आप जिन्हें भी पसंद करती हैं उनकी नज़र आज आपसे हटेगी नहीं। टीना जानती थी कि वो सेल्स गर्ल्स को क्यों बोल रही है कि उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये सूट खरीदे हैं, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही सेल्स गर्ल से सवाल ही कुछ ऐसा पूछा था। सेल्स गर्ल से अपनी तारीफ सुन करके टीना को अच्छा लगा। उसने सेल्स गर्ल को थैंक्स कहा और फिर बिल करा करके वह शोरूम से निकल आई। वह बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर आज एक नई चमक थी और मन में एक उम्मीद थी कि शायद उसके श्याम को उसका ये बदलाव पसंद आ जाएगा। लेकिन नादान टीना यह नहीं जानती थी कि उसके पापा के साथ क्या दुर्घटना घटी है और उसके पापा किस हालत में हैं। दिलीप साहब की गाड़ी में टक्कर मार करके ट्रक ड्राइवर वहां से जल्दी से ट्रक को भगा करके ले जाना चाहता था, लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ने दिलीप साहब की गाड़ी को टक्कर मारी थी, इत्तेफाक से श्याम उस समय वहीं से गुजर रहा था और उसने दिलीप साहब की गाड़ी को ट्रक के द्वारा टक्कर मारते देख लिया था, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले दिलीप साहब की गाड़ी सड़क पर लुढ़क रही थी। श्याम ने जब दिलीप साहब की गाड़ी को पलटते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और वह दिलीप साहब की गाड़ी की ओर दौड़ गया और उसने वहां से जाते हुए उस ट्रक का फोटो अपने फोन में खींच लिया, क्योंकि उसके लिए अभी ट्रक को पकड़ने से अधिक महत्वपूर्ण दिलीप साहब की जान बचाना था। इसलिए उसने ट्रक का पीछा नहीं किया, बल्कि उसने जल्दी से दिलीप साहब की गाड़ी के पास जा करके गाड़ी से झांकने की कोशिश की और स्थिति को जानना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर का दृश्य देखा, वह उस दृश्य को देख करके बहुत घबरा गया था।
श्याम ने गाड़ी के अंदर जब देखा तो पाया कि दिलीप साहब, उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर तीनों बेहोश थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। यह दृश्य देख करके श्याम अंदर तक हिल गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और फिर जल्दी से वहां कुछ लोगों की मदद से गाड़ी में से तीनों को निकाला और तीनों को वहां से हॉस्पिटल लेकर के चला गया। टीना माल से सीधा ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसने ऑफिस के बाहर पहुंच करके अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की और मन में विचार किया, कितना अच्छा है जब मैं गाड़ी से उतरूं और सामने श्याम दिख जाए। टीना ने मन में विचार किया और अपनी गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसका श्याम वहां नहीं था। टीना ने तब फिर से खुद से मन में कहा, क्या हुआ, यहां ना सही अंदर तो श्याम उसे मिल ही जाएगा। और खुद को समझा करके टीना वहां से आगे बढ़ गई। आते हुए उसे जो भी मिल रहा था, हर कोई उसे देख करके हैरान हो रहा था। आखिर वह आज हर रोज से अलग जो दिख रही थी, तो सबकी नजरें उस पर जाना लाजमी ही था। टीना खुद भी यही सबकी नजरों से महसूस कर पा रही थी कि सबकी नजरें उसे देख रही थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी क्योंकि जिसे वह ढूंढ रही थी वो उनमें से कोई नहीं था, क्योंकि श्याम ने उसे अब तक जो नहीं देखा था। टीना रिसेप्शन के सामने से गुजर रही थी कि तभी प्रिया ने जब अचानक से टीना को देखा, पहले तो वह उसे पहचान ही नहीं सकी, लेकिन कुछ ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि टीना ही है। और तब उसने टीना से कहा, क्या बात है मैम, आज तो आप अलग ही लग रही हैं, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई थी। और फिर प्रिया ने टीना से आगे कहा, वैसे आज आप और भी अधिक खूबसूरत लग रही हैं। टीना ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा करके कहा, मतलब मैं पहले अधिक खूबसूरत नहीं थी। प्रिया, पहले भी आप बहुत खूबसूरत थी मैम, लेकिन इस सूट ने आपकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। टीना ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू। टीना कितना खुश थी आज। वह आज अपने सादगी भरे रूप को श्याम को दिखाना चाहती थी और बदले में उसका प्यार पाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज जिंदगी ने उसके साथ क्या खेल खेला है। और फिर टीना ने प्रिया से आगे कहा, पापा आ गए हैं क्या? प्रिया ने टीना की बात के जवाब में उससे कहा, अभी सर नहीं आए हैं मैम। और फिर टीना ने हिम्मत जुटा करके श्याम के बारे में प्रिया से पूछा, और श्याम सर आ गए हैं? प्रिया, नहीं मैम। टीना ने हैरानी जताते हुए कहा, मगर श्याम तो कभी भी लेट नहीं होता है। प्रिया, आपकी तरह मैं भी हैरान हूं। श्याम सर तो समय के पाबंद हैं और इसलिए वह रोजाना समय पर आ ही जाते हैं। आज टाइम भी हो चुका है, पता नहीं श्याम सर आज अब तक क्यों नहीं आए हैं। टीना, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए वह लेट हो गया होगा, आ जाएगा कुछ देर में। और फिर टीना वहां से आगे बढ़ गई। उसने अपने कुछ कदम भी अभी आगे बढ़ाए थे कि तभी कुछ सोच करके वह रुक गई। और फिर उसने प्रिया से कहा, अगर श्याम सर आ जाएं तो मुझे बता देना। प्रिया, जी मैम। और फिर टीना वहां से चली गई। टीना अपने पापा के ऑफिस रूम में पहुंच करके अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद टीना ने समय देखा और पाया कि 1 घंटा लगभग गुजरने को है और उसके पापा और श्याम के आने की उसे कोई खबर नहीं मिले। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट को फोन मिलाया और उससे कहा, प्रिया, क्या पापा और श्याम में से कोई अब तक आया है? प्रिया, नहीं मैम। टीना, ओके। और फिर उसने फोन कट करके रख दिया। टीना ने तब अपने पापा को फोन मिलाया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। टीना ने अपना फोन कान से हटाते हुए खुद से कहा, पापा तो अपना फोन कभी बंद नहीं करते, फिर उनका फोन आज बंद क्यों है? टीना अब कुछ परेशान होने लगी थी। उसने फिर सोचा कि वह श्याम को फोन करती है, हो सकता है कि वो और उसके पापा किसी काम से साथ में ही गए हों, लेकिन श्याम को फोन मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने फिर विचार किया कि अविनाश को शायद श्याम के बारे में पता होगा, और यह विचार करके वह अपना फोन उठा करके अविनाश का नंबर डायल करने ही लगी थी कि तभी उसने अपने हाथ रोक लिए और खुद से कहा, मैं खुद ही अविनाश के पास जा करके उससे पूछते हूँ। और फिर वह वहां से उठ करके चली गई। अविनाश अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा था और उसे देखने से लग रहा था कि वह परेशान था। अविनाश ने अपने सिस्टम पर फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की ही थी कि तभी टीना वहां पहुंच गई। अविनाश ने जब टीना को देखा तो वह
और भी परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अपनी जगह से खड़े होकर के अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। टीना, गुड मॉर्निंग मिस्टर अविनाश, प्लीज बैठ जाइए। और फिर टीना ने अविनाश से आगे कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं और आपको मेरे लिए अपनी जगह से खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। अविनाश तब अपनी जगह पर बैठ गया और उसने फिर टीना से कहा, जी आपने कहा था आगे से ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। टीना ने नोटिस किया कि अविनाश कुछ परेशान है, लेकिन उसे लगा कि हो सकता है कि उसकी आंखों का धोखा हो, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। और फिर तभी अविनाश ने टीना से आगे कहा, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। टीना ने मजाकिया अंदाज में कहा, चलने फिरने से बॉडी फिट रहती है मिस्टर अविनाश। और कह करके टीना मुस्कुराने लगी, लेकिन अविनाश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। यह देख करके टीना को फिर से अजीब लगा, लेकिन अपना वहम समझ करके उसने इस बार भी इग्नोर किया। और फिर वह जिस काम के लिए आई थी उसने वह अविनाश से पूछा, अविनाश आपको पता है कि श्याम कहाँ है? और पापा भी अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, क्या वो दोनों साथ में हैं? पापा का तो फोन भी बंद आ रहा है, क्या श्याम की आपसे कुछ बात हुई है? टीना ने एक साथ अविनाश से कई प्रश्न पूछ लिए थे, लेकिन टीना के पूछे प्रश्नों को सुन करके अविनाश और भी परेशान हो गया था और सोचने लगा कि वह टीना को कैसे बताए, जबकि श्याम ने उसे टीना को कुछ भी बताने के लिए तो मना किया है। टीना के पूछे जाने पर भी अभी तक अविनाश की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। वह अभी भी उधेड़ बुन में लगा हुआ था और सोच रहा था कि वह टीना की बात को कैसे टाले या फिर क्या जवाब दे। बात दरअसल यह थी, जब श्याम ने दिलीप साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि दिलीप साहब की हालत सीरियस है। श्याम ने जब डॉक्टर से यह सुना तो वह खुद सदमे में आ गया था, लेकिन उसने यह सोच करके खुद को संभाला कि अगर वह स्वयं ही कमजोर पड़ जाएगा तो वह दिलीप साहब की फैमिली को ध्यान कैसे रख पाएगा। श्याम ने खुद को किसी तरह से संभाला और अविनाश को फोन करके उस घटना के बारे में बताया। लेकिन जब अविनाश ने श्याम से पूछा, क्या टीना मैडम को आपने सब बता दिया है? श्याम, नहीं अविनाश, अभी टीना जी को मैंने कुछ नहीं बताया है और प्लीज तुम भी उन्हें कुछ मत बताना, हम अपने तरीके से उन्हें सब बता देंगे। हम नहीं चाहते कि उन्हें एकदम से सब पता लगे। अविनाश, और सर क्या इस घटना के बारे में टीना मैडम की मम्मी को पता लग गया है? श्याम, बताना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, इसलिए आंटी को बताना पड़ेगा। और फिर श्याम ने आगे कहा, हमने अपने पापा को हॉस्पिटल में आने के लिए बोल दिया है, जैसे ही वो आ जाते हैं हम टीना जी के घर जा करके आंटी को अपने साथ ले आएंगे। लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है अविनाश, प्लीज तुम टीना जी को भी अभी इस बारे में कुछ मत बताना। हमने देखा है कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती हैं, अगर अचानक से उनके बारे में सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए अभी के लिए प्लीज तुम यह बात अपने तक ही रखना, उन्हें कुछ मत बताना। अविनाश, आप परेशान मत होइए सर, मैं नहीं बताऊंगा उन्हें। अविनाश ने यह प्रॉमिस श्याम को कर तो दिया था और यही वजह थी कि वह टीना की बात का जवाब देने में विलंब कर रहा था। जब अविनाश को जवाब देने में समय लग रहा तब टीना ने अविनाश से कहा, क्या हुआ अविनाश, आप क्या सोचने लगे? आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। अविनाश को अब कुछ बोलना जरूरी हो गया था, इसलिए उसने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, श्याम जी ने मुझे बताया था कि वो सर के साथ ही हैं। टीना ने तब चैन की सांस लेते हुए कहा, मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी, अगर पापा श्याम के साथ हैं तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। और फिर टीना ने अविनाश से आगे कहा, आज पापा की कोई बहुत जरूरी मीटिंग होगी, तभी तो कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया है। लेकिन मुझे तो बता ही सकते थे पापा, लेकिन उन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया। आने दो पापा को, तभी पूछूंगी उनसे कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसके बारे में वो अपनी बेटी को भी नहीं बता सकते थे। और कहते हुए टीना के चेहरे पर उदासी आ गई थी। अविनाश टीना की बातें सुन रहा था, वह टीना की इन बातों को सुन करके खुद के भावों को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
उससे अब अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और फाइल उठाने का नाटक करते हुए टीना की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ लिए। और उसने फिर खुद को संभाला और फिर सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए उसने वापस टीना की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि किसी को भी कुछ बताने का अवसर तक नहीं मिल पाता है टीना जी। टीना, आप शायद सही कह रहे हैं। और फिर टीना ने अविनाश से आगे कहा, सॉरी अविनाश, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अब आप अपना काम कीजिए, मैं भी जा करके अपना काम करती हूँ। और कह करके टीना अविनाश के ऑफिस रूम से बाहर की ओर जाने लगा और अविनाश उसे दया दृष्टि से देख रहा था। अविनाश को आज टीना को देख करके उस पर बहुत दया आ रही थी। जब टीना अविनाश के रूम से चली गई तब अविनाश खुद के आंसुओं को और रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू अब बह निकले थे। टीना जब अविनाश के ऑफिस रूम से बाहर निकल करके अपने पापा के ऑफिस रूम तक पहुंची थी और उसने इस बीच जितने भी स्टाफ को देखा था उसने उन सब को कुछ अलग नजरिया उसके प्रति पाया था। उसे यह सब देख करके अजीब जरूर लगा था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि सबको उसके पापा के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता लग चुका था। वही थी जिसे अब तक कुछ पता नहीं था। टीना ने स्टाफ के अलग तरह के रिएक्शन को एक इत्तेफाक समझ करके जाने दिया और सिस्टम के सामने बैठ करके काम करने लगी। श्याम के पापा जब हॉस्पिटल पहुंच गए थे तब श्याम टीना के घर के लिए निकल गया था। श्याम दिलीप साहब के घर पहले भी जा चुका था, इसलिए दिलीप साहब के घर के गार्ड उसे अच्छे से जानने लगे थे और इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सवाल जवाब के श्याम को जाने दिया था अंदर। श्याम जब टीना के घर पहुंचा था तब वह वहां पहले मीना से मिला और उसने मीना को जल्दी से रीता को बुलाने के लिए कहा। श्याम के हाव भाव से मीना समझ गई थी कि शायद श्याम को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह बिना कोई प्रश्न पूछे रीता को बुलाने के लिए चली गई। रीता उस समय अपने रूम में बैठी हुई आराम से टीवी का कोई प्रोग्राम देख रही थी। तभी मीना ने उन्हें वहां आकर के बताया कि श्याम उनसे मिलने आया है, लेकिन रीता जो कि श्याम को उसकी मां की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मीना से कहा जाकर के कोई बहाना बना करके उससे मना कर दे। और फिर रीता ने तभी कुछ सोच करके मीना से कहा, उससे बोल दे कि मैं घर पर हूं ही नहीं। मीना, लेकिन उन्हें तो पहले से ही पता है कि आप घर पर ही हो। रीता ने मीना पर चिल्लाते हुए कहा, तो कह दे उससे जाकर के कि मैडम बिजी हैं। ये होता है गलत सोच का नतीजा। श्याम रीता की मदद करने के लिए उनके घर आया था और रीता को अपने अहम के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर उन्होंने श्याम को कभी भी समझने की कोशिश की होती तो वो जान पाती कि श्याम क्या है। मीना की श्याम से मना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक बार फिर से रीता से कहा, भैया को कोई जरूरी काम होगा तभी वो आए हैं। रीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने तुझसे मना करने के लिए कहा है ना, इसलिए चुपचाप जा करके मना कर दे। मीना श्याम को जानती थी कि श्याम कितना अच्छा इंसान है और वह यह भी जानती थी कि अगर श्याम वहां आया था तो कोई जरूरी काम ही होगा, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने आज साहस दिखाते हुए रीता से कहा, कहने तो को आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आज ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपको इंसानों को पहचानने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मीना ने कहा ही था, सुन करके रीता का पारा चढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, दो कौड़ी की लड़की मुझसे मुंह चढ़ाती है, तू सिखाएगी मुझे लोगों को पहचानने का तजुर्बा? मीना में आज साहस की कमी नहीं थी। उसने बिना डरे रीता की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भला आपको क्या सिखा सकती हूं मैडम, जब आपने अपनी आंखों पर खुद ही अहंकार की पट्टी चढ़ा रखी है। एक बार उस पट्टी को हटा करके देखिए, आपको स्वयं ही स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। रीता का गुस्सा अब उसके चरम तक पहुंच गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, दो कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी? और कहती हुई वह गुस्से से मीना की ओर बढ़ गई और उसने मीना के पास जा करके उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन रीता का हाथ मीना के गाल तक पहुंचता श्याम ने मीना को पीछे कर दिया और रीता का हाथ
श्याम के गाल पर जा करके लगा और एक जोर की आवाज सुनाई दी। जब मीना ने श्याम के गाल पर थप्पड़ लगते हुए देखा तो उसने श्याम से कहा, भैया आप बीच में क्यों आ गए? श्याम ने मीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने रीता की ओर देखते हुए नम्र भाव से कहा, मैडम बात दरअसल यह है कि मीना हमें अपना भाई मानती है, इसलिए उन्होंने आपसे वो सब कहा था। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं और अगर आप उनका गुस्सा हम पर निकालना चाहें तो आप हमें और भी थप्पड़ मार सकती हैं, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। मीना ने तब श्याम से कहा, भैया आपको मेरी वजह से इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को बोलने का तरीका ना हो, जो इंसान किसी की रिस्पेक्ट करना ना जानता हो, उससे माफी मांगने से क्या लाभ? रीता कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी श्याम ने मीना से कहा, हम बात कर रहे हैं ना मीना, प्लीज हमारी खातिर ही चुप हो रहिए। तभी रीता ने गुस्से से कहा, तुम दोनों जो भाई बहन का ड्रामा कर रहे हो उसे यहाँ से बाहर जाकर के करो, मुझे ना अब इस मीना की शक्ल नहीं देखनी है। और उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, और ना ही तेरा मिठास भरा भाषण सुनना है। तभी मीना ने कहा, भैया आप किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले ये कुछ और कहें और मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, चलिए यहाँ से। श्याम ने तब मीना की ओर देखते हुए कहा, यह क्या है मीना, जब हम तुमसे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं ना, प्लीज चुप रहो। एक बार हम जो बात कहने के लिए आए हैं वो हमें कह लेने दो प्लीज। मीना तो तब चुप हो गई, लेकिन तभी रीता ने कहा, लेकिन मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, तुम दोनों ही यहाँ से जा सकते हो। श्याम, मैडम हमारी बात तो सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। रीता, मैंने कहा ना कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अब श्याम के सब्र भी जवाब दे चुका था और उसने तब चिल्ला करके कहा, हमें आपके यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके हम यहाँ आए थे आपको यह बताने के लिए कि सर का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर हालत में है। मीना जी में अभी बचपना है, इसलिए हमने उन्हें बताना उचित नहीं समझा और इसलिए आपको बताने के लिए यहाँ हम आए हैं। और फिर श्याम ने उस हॉस्पिटल का नाम बताया जहाँ दिलीप साहब एडमिट थे। श्याम की बात सुन करके रीता अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर भी उसने श्याम की बात को झुठलाने की कोशिश करते हुए श्याम से कहा, यह तू झूठ बोल रहा है ना? श्याम, काश कि यह झूठ होता मैडम, लेकिन यह सच है मैडम। जब सर आज घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब यह हादसा हुआ था। रीता अब भी इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने श्याम से कहा, मैं जानती हूं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैंने अभी तेरे साथ गलत व्यवहार किया इसलिए तू ये सब बोल रहा है ना। मैं जानती हूं कि तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो तू कह रहा है वो सच नहीं है। श्याम ने तब लगभग भावुक होते हुए कहा, मैडम यह सच है, आप स्वयं हॉस्पिटल में फोन करके पता कर सकती हैं। श्याम के इन शब्दों ने अब रीता को यकीन दिला दिया था और उसने तब रोते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और फिर रीता ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई होगी, वो तो डॉक्टर जानते हैं कि दिलीप साहब पैसे वाले हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे होंगे ताकि अधिक पैसा वो हमसे बना सकें। दिलीप जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मैं सही कह रही हूं ना श्याम? रीता यह सब कह करके खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के बहते आंसू बता रहे थे कि वो अंदर से कितनी घबराई हुई थी। और श्याम भी रीता की हालत देख करके उसके मन की स्थिति को समझ पा रहा था, इसलिए उसने तब रीता को दिलासा देते हुए कहा, सर जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। रीता ने तब रोते हुए श्याम से कहा, मुझे जल्दी से ले चल श्याम उनके पास। श्याम, हम आपको साथ ले चलने के लिए ही तो आए थे, चलिए। और फिर तब मीना ने श्याम से कहा, भैया क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? रीता की उस समय कुछ कहने की हालत नहीं थी और श्याम ने तब मीना से कहा, मीना अभी घर पर आंटी भी नहीं होंगी, तुम्हें घर पर रह करके घर की देखभाल करनी है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ, अगर जरूरी हुआ तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। मीना, जी भैया। और फिर श्याम रीता को अपने साथ लेकर के वहां से चला गया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 22 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।